तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में। हम लोग जब 11th क्लास में पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम लोग पढ़े थे एसआई यूनिट्स, और एसआई यूनिट्स में हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सबसे पहले प्लेन एंगल, और सेकंड नंबर सॉलिड एंगल। ये 2 प्रकार के एंगल होते हैं। प्लेन एंगल हम लोग मैथमेटिक्स में बचपन से लेकर आज तक जो एंगल कहते आ रहे हैं, इसी एंगल को हम लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल तो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही प्लेन एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले जो बोलते थे केवल एंगल, अब हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। मतलब एंगल कहिए या प्लेन एंगल कहिए, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। अब पढ़ना है हम लोगों को सॉलिड एंगल के बारे में। पहले सोचना ये होगा कि हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, और अब क्या पढ़ना है, गॉसेज लॉ। और गॉसेज लॉ को जब प्रूफ करना होगा तो वहाँ हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा सॉलिड एंगल का। तो गॉसेज लॉ को प्रूफ करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल को। तो आइए हम लोग समझते हैं सॉलिड एंगल। देखिए यहाँ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत समझे हम लोग, तो सॉलिड एंगल अच्छे से समझ में आएगा। नाम में लगा हुआ है प्लेन, प्लेन मतलब सरफेस। तो प्लेन एंगल का फॉर्मेशन जब भी होगा तो किसी न किसी सरफेस में होगा। ठीक है, मतलब प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल शेप है। प्लेन एंगल क्या है, ये 2 डायमेंशनल शेप है। और सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन सरफेस में नहीं हो सकता है। सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट भी होगा। प्लेन एंगल में केवल लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। यही कारण है कि इसको हम लोग सरफेस में इसका फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन सरफेस के बाहर होगा। एक और बात ध्यान दीजिए, प्लेन एंगल जब भी बनेगा तो किसी लाइन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनेगा, लाइन के द्वारा। अब ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ कर्व लाइन है। एक पॉइंट यहाँ लेते हैं O, इसी पॉइंट O पर प्लेन एंगल का फॉर्मेशन करना है। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं O, पॉइंट O पर प्लेन एंगल का फॉर्मेशन करना है। तो ध्यान देंगे, नियम ये है कि कोई भी लाइन हो, अगर उसके द्वारा प्लेन एंगल का फॉर्मेशन किसी पॉइंट पर करना हो तो करेंगे क्या, उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट को, जिस पॉइंट पर प्लेन एंगल का फॉर्मेशन करना है, वहां से स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला देंगे। और जब हम लोग मिला देंगे तो ये जो शेप बना, अब ये लाइन नहीं, ये जो शेप बना, इस शेप को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसे हम लोग जनरली थीटा के द्वारा, बीटा के द्वारा, अल्फा के द्वारा डिनोट करेंगे। और अगर कर्व्ड हो तो यहाँ भी इसी तरह से बनेगा। दोनों एंड पॉइंट को, जिस पॉइंट पर प्लेन एंगल का फॉर्मेशन करना है, वहाँ से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ जो शेप बना, ये इसी शेप को हम लोग क्या बोलेंगे,
प्लेन एंगल बोलेंगे। नाम कैसे देंगे इसका? जैसे एंगल थीटा, यहाँ मान लीजिए एंगल बीटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू प्लेन एंगल का नाम कैसे देंगे? पहले ये जो लाइन है मान लीजिए ए बी, तो जिस लाइन के द्वारा प्लेन एंगल बना है उसके दोनों एंड पॉइंट को लिख के और बीच में जहां एंगल बना है उस पॉइंट को रख देंगे और इसको क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ बी। उसी तरह से यहाँ भी ये कर्व लाइन है, मान लीजिए ए सी बी है, लेकिन जब एंगल का नाम देना होगा, एंगल का सिंबल है एंगल और दोनों एंड पॉइंट ए और जहाँ पर एंगल बना है प्लेन एंगल उसका नाम बीच में और यहाँ रहेगा एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो प्लेन एंगल में क्या क्या सीखे? प्लेन एंगल का फॉर्मेशन जब होगा किसी लाइन के द्वारा होगा, चाहे वो लाइन स्ट्रेट हो चाहे वो लाइन कर्व्ड हो। दूसरी नंबर बात कि प्लेन एंगल का फॉर्मेशन जब भी होगा किसी सरफेस में होगा। क्लियर? अब देखिए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन जब होगा तो किसी न किसी सरफेस के द्वारा होगा, चाहे वो सरफेस स्ट्रेट हो चाहे वो सरफेस कर्व्ड हो, लेकिन जब भी होगा तो सरफेस के द्वारा होगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहां एक कर्व्ड सरफेस में ले रहा हूं, ये सरफेस कैसा हो गया? कर्व्ड। ये कर्व्ड सरफेस ऐसे। ये सरफेस कोई जरूरी नहीं है कि कर्व्ड ही लेंगे, सरफेस प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। और यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट पर हम लोगों को क्या बनाना है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बनाने का नियम है कि जिस कर्व्ड या प्लेन सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करना है, सॉलिड एंगल बनाना है, उस सरफेस के जितने भी किनारे पर, सरफेस के पेरीफेरी पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, सभी पॉइंट्स को, कोई भी लाइन हो, किसी भी सरफेस का पेरीफेरी क्या होता है? एक लाइन होता है। तो किसी कोई भी लाइन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, मतलब इस पेरीफेरी पर इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे और सभी पॉइंट्स को हम लोग ओ पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के द्वारा ऐसे मिला देंगे। इस तरह से। तो अभी यहां पर कैसा शेप बनेगा? जैसे सरफेस हो गया इस तरह से, ऐसे सरफेस और इधर कोई पॉइंट हो गया। अब यहां से सरफेस इस तरह से ऐसे मिला दे तो कौन शेप बन गया? यहां पर आकृति इस तरह से। जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली बेचने वाला क्या करेगा? देखिए ऐसा सरफेस हो गया इस तरह से। और सरफेस को कोई ऐसे सरफेस है, सरफेस के किनारा जो है पेरीफेरी के प्रत्येक पॉइंट को अगर ऐसे मिला दे तो इसी तरह का शेप बनेगा। और ये पॉइंट पर यहाँ ये जो शेप बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? सरफेस के द्वारा। और जिस सरफेस के द्वारा सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन होता है वो सरफेस कैसा हो सकता है? कर्व्ड हो सकता है
और वह सरफेस कैसा हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। और सरफेस के पेरीफेरी मतलब किनारे पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स को हम लोग जिस पॉइंट पर ये सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन कराना है उस पॉइंट से मिला देंगे। जब उस पॉइंट से आप मिलाओगे तो यहाँ जो शेप बना कोन के जैसा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसे हम लोग ओमेगा के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर बना हुआ सॉलिड एंगल बाय द कर्व्ड सरफेस एस। यहाँ कर्व्ड सरफेस लिया हूँ इसलिए, सरफेस अगर प्लेन होता तो भी यहाँ इसी तरह का बनता सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग को पढ़ना है सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सॉलिड एंगल के कैलकुलेशन को समझना है तो पहले प्लेन एंगल के कैलकुलेशन को हम लोग समझें तो सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी और यहाँ ओ पॉइंट पर प्लेन एंगल बनाना है, तो जो लाइन है ए बी उसके दोनों इंड पॉइंट को ओ पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ जो शेप बना अभी यही हो गया प्लेन एंगल। अब इस एंगल का कैलकुलेशन करना है, बताना है कि ये जो थीटा है वो कितना के बराबर होगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए होता क्या है कि जिस पॉइंट पर प्लेन एंगल का फॉर्मेशन हुआ है उस पॉइंट को सेंटर मान के और अपने मन से कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। सेंटर यही होना चाहिए और यहाँ एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का रेडियस कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सर्कल बना दिए, ये एज्यूम्ड सर्कल हो गया। अब जब सर्कल बन गया तो अब देखेंगे कि जिस प्लेन एंगल का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है वो प्लेन एंगल इस सर्कल के कितने पार्ट को इंटरसेक्ट किया। ये जो प्लेन एंगल है सर्कल को यहाँ और यहाँ ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क, और इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे और ये रेडियस ऑलरेडी हम लोग को मालूम रहेगा। और फिर क्या करेंगे, आर्क में रेडियस से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा, जो रेशियो आएगा वही एक्चुअली प्लेन एंगल का वैल्यू देता है। तो प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर हम लोग छोटा रेडियस का सर्किल लेते तो रेडियस चाहे आप छोटा रेडियस का सर्किल लीजिए या बड़ा रेडियस का सर्किल लीजिए, अगर रेडियस छोटा होगा तो आर्क का लेंथ भी छोटा हो जाएगा, रेडियस बड़ा होगा तो आर्क का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। और ये जो रेशियो है एल और आर का रेशियो ये ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब प्लेन एंगल के कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग सर्कल लिए हैं उसका रेडियस कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन प्लेन एंगल के वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया। ठीक इसी तरह से हम सॉलिड एंगल का भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। कैसे, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले तो एक कर्व्ड सरफेस मैं ले रहा हूं यहां, ध्यान से देखना है आप लोगों को। और इस सरफेस के द्वारा यहां ओ पॉइंट पर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करना है। क्या नियम बताया हूं मैं, कोई भी सरफेस हो, सरफेस का जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी मतलब होता है बाउंड्री, किनारा, तो पेरीफेरी पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करना है उस पॉइंट से मिला देंगे।
मिला दिए। हो गया। अब यहां से क्या करना है, ये बन गया सॉलिड एंगल। इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ओमेगा के द्वारा। सॉलिड एंगल को ओमेगा के द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग। तो जैसे प्लेन एंगल का कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया गया था कि जिस पॉइंट पर प्लेन एंगल का फॉर्मेशन होता है उस पॉइंट को सेंटर मान के और अपने मन से किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। ठीक उसी तरह से जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन करना है, इस पॉइंट को सेंटर मान के और अपने मन से किसी भी रेडियस का एक स्फेयर बना देंगे। क्या बनाएंगे, स्फेयर। इट इज एज्यूम्ड स्फेयर बन गया। अब बताइए, जैसे सर्कल बनाया गया था तो ये जो प्लेन एंगल है सर्कल का कोई पार्ट इंटरसेक्ट करेगा। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ स्फेयर बनाएंगे तो स्फेयर के ये जो प्लेन एंगल है वो स्फेयर के किसी पार्ट को, मतलब स्फेयर के सरफेस के किसी पार्ट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इस स्फेयर का रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा। इससे हम लोगों को जो ओमेगा है, जो सॉलिड एंगल है, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि ये जो एज्यूम्ड स्फेयर है, जो माना गया है अपने से, जो हम लोग ले चुके हैं, इस स्फेयर का मान लीजिए कि स्फेयर के डेल्टा ए एरिया को या डेल्टा ए एरिया के बराबर सरफेस को ये सॉलिड एंगल जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। ये कर्व्ड सरफेस है एस, और कर्व्ड सरफेस के बाउंड्री के हर पॉइंट को जब हम लोग मिला देंगे ऐसे ओ पॉइंट से, और यहाँ जो स्फेयर बनाएंगे तो ये जो प्लेन एंगल है, सॉरी गलत बोल दिया मैं, ये जो सॉलिड एंगल है वो क्या करेगा, ये एज्यूम्ड स्फेयर के किसी पार्ट को इंटरसेक्ट करेगा, और जितना पार्ट को इंटरसेक्ट करेगा उसका एरिया मान लीजिए डेल्टा ए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लेन एंगल एल लेंथ इस सर्कल के एल लेंथ को इंटरसेक्ट किया तो एल बाई आर कर दिए। उसी तरह से सॉलिड एंगल इस स्फेयर के इतना सरफेस को इंटरसेक्ट किया जिसका एरिया डेल्टा ए है। तो सॉलिड एंगल के कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे कि डेल्टा ए में, डेल्टा ए क्या है, सॉलिड एंगल के द्वारा एज्यूम्ड स्फेयर के सरफेस के जितने पार्ट को इंटरसेक्ट किया गया है उसका एरिया है। इस एरिया में ये स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जो रेशियो आएगा वही सॉलिड एंगल का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया। तो जैसे बताया गया था आप लोगों को कि आर के वैल्यू पर थीटा डिपेंड नहीं करेगा, उसी तरह से आर स्क्वायर के वैल्यू पर ओमेगा भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब डेल्टा ए का वैल्यू कुछ भी हो, आर स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी हो, ओमेगा का वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन जब होगा तो डेल्टा ए और आर स्क्वायर दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अब आप लोग इसे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये दोनों एसआई यूनिट्स में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस हो, कैसा, क्लोज्ड, अब आप कहेंगे क्लोज्ड सरफेस किसे कहेंगे, तो जिस सरफेस के द्वारा
चारों ओर से किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उस सरफेस को कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। और जो सरफेस किसी वॉल्यूम को क्लोज ना करे, जैसे बकेट, बाल्टी जो है वो खुला रहता है, तो बाल्टी के सरफेस को हम लोग ओपन सरफेस कर, जिस सरफेस के द्वारा किसी वॉल्यूम को इनक्लोज नहीं किया जाता है उस सरफेस को कहते हैं ओपन सरफेस। और जो सरफेस किसी वॉल्यूम को चारों तरफ से क्लोज कर दे उसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड सरफेस। तो देखिए जैसे फुटबॉल का सरफेस, फुटबॉल का सरफेस चारों तरफ से किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर देता है, इसलिए फुटबॉल का सरफेस क्या हुआ? क्लोज्ड सरफेस हुआ। क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप साइज का हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा इसके अंदर में कोई पॉइंट ले लेते हैं O, और इसी पॉइंट पर बताना है कि कितना के बराबर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को तो आज ही पढ़ाया गया, अभी तुरंत बताया गया है कि कोई भी सरफेस होगा उसके द्वारा किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन अगर करना हो तो सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सभी पॉइंट्स को इस O पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पर इस सरफेस पर क्लोज सरफेस है, इन्फिनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे, सभी को O पॉइंट से मिला देंगे हम लोग। ध्यान देना है आप लोगों को। यहां बन गया सॉलिड एंगल, लेकिन इसका कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के लिए क्या बताया गया है कि जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन आप लोगों को करना है उस पॉइंट को पहले क्या मानेंगे? सेंटर, और अपने मन से किसी भी रेडियस का एक बना देंगे स्फेयर। तो यहाँ एक स्फेयर बना दीजिए। स्फेयर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज्यूम्ड स्फेयर हो गया, माना गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि जो सॉलिड एंगल है इस स्फेयर के कितना पार्ट को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब सॉलिड एंगल स्फेयर के कितने पार्ट से टच करेगा। तो देखेंगे ये सरफेस कैसा है? क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्लोज्ड सरफेस, यहां जो हम लोग स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किए हैं ये क्लोज सरफेस के द्वारा जो बना गया है यहाँ पर सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है ये एज्यूम्ड स्फेयर के पूरे पार्ट को चारों तरफ से देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ सॉलिड एंगल के द्वारा स्फेयर का कितना पार्ट या कितना एरिया इंटरसेक्ट किया गया। स्फेयर का रेडियस अगर r हो तो पूरा स्फेयर का पूरा सरफेस कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। किसी भी स्फेयर के सरफेस का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ जो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मेशन होगा ओमेगा, ये होगा स्फेयर के जितना सरफेस को सॉलिड एंगल के द्वारा इंटरसेक्ट किया गया है ये पूरा सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है ऐसे डेल्टा A अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और लास्ट में क्या रहेगा? यहाँ ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, SR स्टेरेडियन का सिंबल होता है। तो याद रखिएगा कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर हो और क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर में कहीं भी यहाँ कहीं भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल जो बनेगा वो 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। और यह जो 4 पाई स्टेरेडियन वैल्यू है सॉलिड एंगल का, ये सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर होगा तो क्या जवाब देंगे? 4 पाई स्टेरेडियन। और अगर पूछा जाए कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में
किसी भी पॉइंट पर कितना के बराबर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो क्या जवाब देंगे 4 पाई स्टेरेडियन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्लोज सरफेस के अंदर में ओ पॉइंट पर सॉलिड एंगल का वैल्यू पूछेगा तब बताना है। अगर यहाँ कोई क्लोज्ड सरफेस हो और उसके बाहर में कोई पॉइंट हो ओ, और यहाँ पूछा जाए कितना के बराबर होगा सॉलिड एंगल, तब क्या जवाब देंगे? देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए सरफेस अभी क्लोज्ड नहीं है, अभी मैं क्लोज्ड बनाऊंगा इसे। देखिए सरफेस आपका ऐसे है और ओ पॉइंट पर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे, यहां सॉलिड एंगल बन गया। अगर इस सरफेस जो है ऐसे ना होके थोड़ा ऐसे रहता और ओ पॉइंट पर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन करना होता, तब क्या करते? देखिए ये जो सॉलिड एंगल है क्या हो गया? छोटा हो गया। और अगर सरफेस को और इस तरह से हो तो सॉलिड एंगल और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे सरफेस क्लोज होते जा रहा है, जैसे अगर इतना है तो सॉलिड एंगल का वैल्यू ये हुआ, अगर सरफेस को ऐसे कर दें तो सॉलिड एंगल का वैल्यू ये हो गया, सॉलिड एंगल घटते जा रहा है। अगर सरफेस को और ऐसे कर दें ये हो गया, और पूरा क्लोज हो जाए तो सॉलिड एंगल का अब बनाएंगे कैसे? सॉलिड एंगल का वैल्यू छोटा होते होते कितना हो जाएगा? 0। मतलब सरफेस अगर क्लोज्ड हो और उसके बाहर में किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन करना हो तो सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 0। याद रखेंगे आप लोग। ओपन सरफेस के द्वारा, क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है 4 पाई स्टेरेडियन, और क्लोज्ड सरफेस के द्वारा उसके बाहर में किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होता है? 0 के बराबर होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोगों को बताना है कि अगर सरफेस बहुत छोटा हो तब कितना के बराबर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन होगा। सरफेस बहुत छोटा हो जिसको हम लोग कहते हैं एरिया एलिमेंट, तो किसी बहुत छोटे सरफेस के द्वारा मतलब एरिया एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर कितना के बराबर सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये हम लोग को बताना है। इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।